अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न कहलाता है, लेकिन इस हुस्न पर सब्र, बर्दाश्त, ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का हिजाब भी लाजिम है। अगर ये हिजाब न हो तो तनकीदो तक़ीज़ को भला कौन हद में रखे। तमाशा होकर ही रहता है और आजकल हुकूमती सफ़ों में शामिल दो अहम वज़ीरों के दरमियान ये खेल तमाशा मीडिया को हेडलाइंस दे रहा है। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ 11 के मोतमद और मोतबर स्ट्राइकर हैं, लेकिन ये मोतबर स्ट्राइकर बाज़ औक़ात गेंद लेकर अपनी मुखालिफ टीम के बजाय अपनी ही टीम की डी में घुस जाते हैं और सबके हाथ पांव फुला देते हैं। गुज़श्ता दिनों ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर उनका ट्वीट ऐसा ही शूट था जिससे उनकी टीम का गोलकीपर बमुश्किल रोक पाया। अब सैलाब में दरियाई रास्तों पर कब्जों और नाकिस तरक्याती कामों की निशानदेही ने एक बार फिर हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। पीछे देखें जरा, कैमरा उस तरफ कर दें। ये दिखाएं, ये एक सड़क है और इस किस्म की जो है आपको बीसियों सड़कें जहाँ पे उन्होंने पाइप डाला हुआ है पानी के निकास का, या कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। हज़रत ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने मीडिया पर हलचल तो मचानी ही थी, वफाकी और पंजाब के जो वज़रा हैं उनकी भी एक तरह से ऐसा दिखाई देता है कि दौड़ सी लगवा दी है। बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर इस बयान के बाद जो है सवालात उठने लगे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल लग रहा है कि एक बार फिर नवाज शरीफ 11 के स्ट्राइकर का रुख अपने ही गोल की जानिब था, जिस पर हुकूमती सफ़ों में बेचैनी को ज़बान देते हुए वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी उन पर बरस पड़े। बस इतनी एहतियात की कि ख्वाजा साहब का नाम नहीं लिया। कौमी असम्बली के इजलास में अब्बासी साहब का कहना था कि कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों और कभी अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड कह देते हैं। अगर यही कुछ कहना है, करना है तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। हनीफ अब्बासी ने बेनामी तनकीद करते हुए कहा कि अपनी मशहूरी के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को डिसक्रेडिट करते हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा कि अपना आधा किलो गोश्त बेचने की खातिर पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, सवाल अब यहाँ यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुपों की चपकलिश है या फिर ये फितरी और जमहूरी अमल है, और क्या ख्वाजा आसिफ वाकई अपनी पाव भर की बोटी के लिए खड़ी भैंस ज़िबा करना चाहते हैं? फिर ये कि क्या ख्वाजा आसिफ अपनी ज़बान बोल रहे हैं या किसी और का पैगाम पहुँचा रहे हैं? इस सारी सूरत हाल पर हमारे पैनल क्या राय रखता है, सूरत हाल को कैसे देखता है, ये जानने के लिए जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ज़मीर हैदर साहब। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर तज्जियाकार शराज हसनात साहब। मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं जी वीडियो लिंक पर लाहौर से, और हमारे ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 1 कराची के इम्तियाज़ फ़रान साहब भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। ज़मीर हैदर साहब, सर पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, फरमा दीजिएगा कि ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा तो आजकल यही जा रहा है कि वो अपनी आधा किलो के गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करने में लगे हुए हैं। पूरी पार्टी को उन्होंने एक तरह से कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपको भी ये दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, मैं ये समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान है और उनको एक हिस्ट्री है उनकी पार्लियामेंट में आने की, पार्लियामेंट में आ रहे हैं। और अगर किसी वक्त कैबिनेट मेंबर अपनी गवर्नमेंट पे अगर कोई तनकीद कर दे तो उसको तनकीद बराए तनकीद नहीं लेना चाहिए, और मेरे नज़दीक तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो बेसिकली आवाम के सेंटिमेंट्स आप तक पहंचा रहे हैं कैबिनेट के मेंबर होते हुए, तो पॉजिटिव लेना चाहिए। और हाइब्रिड वाले इशू या जो पहले उनके ट्वीट्स थे वो मैं मानता हूं कि शायद प्रोबेबली अपनी उनकी हुकूमत के लिए ज़रा थोड़े से क्वेश्चनेबल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो भी रियलिटी ही बता रहे थे। किस तरह बता रहे थे आपको मालूम है कि रियलिटीज बताना पाकिस्तान में पार्टीज के अंदर अलाउड है। देखिए, वो अब मुझे नहीं मालूम कि वो हाइब्रिड आप लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन वो हाइब्रिड तो सबसे पहले तब बनी ना पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी जब मिल गए तो हाइब्रिड हो गए, क्योंकि ये दोनों पोल्स अपार्ट पार्टीज थी, तो वो भी एक हाइब्रिड निज़ाम ही हो गया था ना। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग हाइब्रिड किसको कह रहे हैं, लेकिन हम तो उसी को कह रहे हैं जिस पर हनीफ अब्बासी साहब इतना तप गए हैं। देखें, अब हनीफ अब्बासी, मैं ये समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब को ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इशारों कनायों में उन्होंने कह दिया, नाम नहीं लिया, लेकिन जितनी भी बातें की वो बिल्कुल यही बता रही हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ उनका निशाना था। अब बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब को ये क्लोज रूम में या अपनी कैबिनेट के साथ बैठे हुए या अपने चंद
मतलब सीनियर लोगों के साथ बैठ के उनको कहते हैं कि सर ये शायद मुनासिब नहीं है आपको, क्योंकि अगर देखा जाए तो हनीफ अब्बासी साहब जूनियर तो हैं, ठीक है, कैबिनेट कोलीग हैं, उनके कैबिनेट के हिस्सा हैं हनीफ अब्बासी साहब, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनको इस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं कहना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेचर है PMLN के अंदर, वो बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। आपको लगता है उनका रद्द-ए-अमल आएगा हनीफ अब्बासी साहब की बातों पे? ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ दिनों में आजकल में ही उन्होंने कह देना कि मैंने उनका तो नाम भी नहीं लिया और मैं तो किसी और की बात कर रहा था, मेंबरान किसी और मेंबर भी ने भी कुछ कहा हो सकता है। तो बात यह है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर कोई रियलिटी चेक दिया है अपनी ही पार्टी को, अपनी ही हुकूमत को, तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, मतलब ये तो एक दिल बड़ा करके समझने की चीज़ है कि दिल बड़ा करें और उसको वेलकम करें कि जी बिल्कुल, लेकिन आपने उसको वो रंग देने की कोशिश की है कि जनाब जिस तरह कि जी उनका कोई बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट जब पकड़ा गया तो फिर वो अब उन्होंने जो है अपनी लाइन बदल ली है। मैं नहीं समझता ऐसा है। जो बातें अब की हैं सैलाब के हवाले से, मैं समझता हूं कि हुकूमत को उनको पॉजिटिव लेना चाहिए। चलिए जी ज़मीर साहब, आप तो बड़ा इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली नाज़रीन होता नहीं है ना ये पार्टीज़ में, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। शराज साहब, यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आऊँगी। पार्टी ज़ाहिर है कि इसको अगर पॉजिटिव ले रही होती तो हनीफ अब्बासी साहब इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। एक तो सर ये चीज़ हमें समझा दीजिएगा कि क्या इससे पहले भी कभी किसी पार्टी में उसके अपने ही किसी इस तरह के सीनियर रहनुमाओं ने अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के खिलाफ या मामलात के खिलाफ इस तरह से असेंबली फ्लोर के ऊपर बातें की हैं या बाहर मीडिया से किसी तरह से इस तरह के मामलात डिस्कस किए हैं? एक तो सर हमें ये बता दीजिएगा। दूसरा, शराज साहब, ये ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, ये तेजी तुंदी जो में दिखाई दे रही है, इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन है। आप भी ऐसा समझते हैं सर? थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। मैं दूसरे सवाल की जानिब पहले आऊंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि मुस्लिम लीग शीन और मुस्लिम लीग मीन भी है। तो और सबको पता है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर कभी आपको मौका मिला तो आप शायद खान अब्बासी साहब को जरूर इंटरव्यू कीजिएगा। वो बताएंगे कि कहाँ पे शीन है, कहाँ पे नून है और कहाँ पे मीम है और क्या चल रहा है। इस सबको पता है कि किसका ग्रुप कौन सा है, किसके ग्रुप के साथ कौन शामिल है, नंबर एक। नंबर दो, पार्टियों में आमतौर पे हमें इस तरह का रवैया देखने में नहीं मिलता, क्योंकि पार्टियों के अंदर अगर कहीं पे कोई लीडर हुकूमत में रहते हुए अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद करता है या अपनी हुकूमत पे तनकीद करता है या उसकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो या बागी हो रहा है या वो कहीं और जा रहा है या उसके कोई रिजर्वेशंस है। असल मोटिव्स क्या होता है, उस असल मोटिव्स की तरफ जाना जरूरी होता है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो असल मोटिव है उसके ऊपर जाना जरूरी होगा कि क्यों उन्होंने ये सारी चीजें पॉइंट आउट की। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत अरसा दराज से MNA है और पाकिस्तान में और खासतौर पे अगर आप पंजाब में देखें तो बदकिस्मती के साथ लोकल बॉडी सिस्टम उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जो इस बात की बेस और रूट था कि किस तरह से ये सारे के सारे डेवलपमेंट वर्क लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए होने थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, तो MP और MNS के रिस्पॉन्सिबल थे और MP और MNS के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये उनका फर्ज है कि बहैसियत एक निगरान जितने भी प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं वो इंश्योर करें कि क्या उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हो रही और क्या उसके अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं हो रहा। असल चीज ये है कि जो चीजें आज वो पॉइंट आउट कर रहे हैं इन बारिशों के बाद, इस फ्लडिंग सिचुएशन के बाद, उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं। क्या जिस वक्त ये ठेके दिए जा रहे थे उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर कोई फिंगर रेज की, कोई क्वेश्चंस पॉइंट आउट किया, क्या उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो की, किन बंदों ने इनको क्लियर कर लिया? नंबर एक। नंबर दो, हनीफ अब्बासी साहब भी बहुत आउटस्पोकन है, ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत आउटस्पोकन है और दोनों कई मरहलों पे एक दूसरे की जो राय है उससे इत्तेफाक नहीं करते। और यहाँ पे भी ये देखने में आया कि किस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने किया। मैं ज़मीर साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि देखिए, पार्टियों के जो इख्तलाफात हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया तो दैट इज अ स्टेटमेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट, तो दूसरे को भी अगर स्टेटमेंट देना था तो वो बाहर कर लेता। मगर हमें ये बावर करना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादारों के स्टेटमेंट है जो किसी और को दिखाने के लिए दिए जा रहे हैं कि अगर हमारा ओपोनेंट ग्रुप उसी पार्टी का कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरे ग्रुप भी हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने बात की, तो अगर आप फैसलाबाद की बात करें, सबको पता है कि राना सनाउल्लाह वर्सेस आबिद शेर अली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आबिद शेर अली मियां साहब के घर का बंदा है और राना सनाउल्लाह बिलोंग टू अनदर ग्रुप, तो किस तरह दोनों के अंदर रिफ्ट रही, खासतौर पे लोकल बॉडी इलेक्शंस में पार्टी टिकटों के ऊपर ही सारा कुछ होता रहा।
कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां आपने बात की, बहुत ज्यादा मिसालें मिलती हैं पीपल्स पार्टी में, इसकी बहुत ज्यादा मिसालें आपको नजर आती हैं, जिसमें खासतौर पे मखदूम अमीन फहीम एक शख्स थे, रजा रब्बानी है, एतजाज हसन है। पीपल्स पार्टी के अंदर आपको कंपैरेटिवली वो ज्यादा लोग नजर आते हैं, मगर जब आप उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ जाएं और देखें तो जू उन्होंने अपने क्वेश्चन रेज किए तो उनका पॉलिटिकल कैरियर गोशा नशीनी की तरफ जाना शुरू हो गया। पीटीआई में भी ये सूरत हाल रही, जिसने भी अगर उस वक्त कोई वॉइस रेज की तो उसको पार्टी के अंदर एक रेबल के तौर पे जाना जाता है, और पार्टियों में ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कंसीडर नहीं किया जाता। मगर लास्टली जहां पे भी कोई बात की जाती है, उसका मोटिव क्या है, ये मोटिव ये नहीं है कि ये अवाम की मोहब्बत में आके वो करप्शन हाईलाइट कर रहे हैं, उनका पर्सनल मोटिव क्या है, ये चीजें जानना जरूरी है। पर्सनल मोटिव क्या है? इम्तियाज फरहान साहब, सर आपको क्या लगता है, क्या ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने खामोश कायद की मर्जी मंशा से बयानात दे रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? उन्होंने तो कल भी तरक्याती कामों पर तनकीद की और बड़ी खुलकर तनकीद की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, जहाँ तक मेरे इल्म में है, हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ दोनों ही मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और नवाज शरीफ ग्रुप के अंदर शामिल है, जावेद लतीफ की तरह और जो दूसरे और फोकल पर्सन है उनकी तरह। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये ज़रूर है, जैसे ये ज़मीर साहब भी फरमा रहे थे कि, और जो हमारे अभी शराज साहब भी, के हाउस के अंदर जो हनीफ अब्बासी ने रिस्पॉन्ड किया वो नहीं करना चाहिए था उनको, वो एक अलग बात। लेकिन देखें, मैं और आप भी, हम सब बार बार ये बहस करते हैं, ये जब भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई तनकीद होती है तब क्यों कोई ये पॉलिटिशियन निकल के सामने आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के दोनों स्टेटमेंट देखें, जिस पर अभी हम हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और अभी जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, जो आपने क्लिप भी चलाया, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो दोनों बातें जो मुतनाज़ा हम करार दे रहे हैं, ये दोनों विजिट के दौरान है। जब बंदा विजिट पर होता है, बहुत सारी विजुअल उसके सामने आती हैं। मुझे याद है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहा कि वो मोस्टली कहा करती थी अपने मिनिस्टर्स को कि हर महीने नहीं तो क्वार्टरली आपको खुली कचहरी अपने इलाकों में जाकर लगानी है, जो अब अमल नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक विजिट के दौरान एक बात पॉइंट आउट की। मैं अगर उसी रेफरेंस में कराची की बात करूं तो इस वक्त शराज भाई भी इसको कंफर्म करेंगे, कराची इस वक्त हर तरफ से खुदा हुआ है, चाहे वो डिफेंस ले लें, क्लस्टर ले लें, आपको कोई भी पोश एरिया ले लें या गरीब इलाका ले लें, और उसमें जिस मुल्क के ऊपर कर्जा है उसकी सुई सोजन कंपनी जो है, उसने जो पुरानी लाइनें हैं उसको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ अरबों रुपए तो रोड कटिंग की मद में दिए। इस वक्त कराची में अगर लोकल बॉडीज का जो बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत बड़ा करप्शन की वजह है, वो ये रोड कटिंग है, जिसमें अरबों रुपए सिर्फ सुई सोजन ने दिए। फिर जो कराची को सेफ सिटी बनाने के ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर आपने देखा कि फरहान गनी वाला मामला भी आया, दूसरे मामला है, उसमें रोड कटिंग का मसला ही नहीं है, वो तो जाहिर है कि परमिशन मिल रही है, वो सारी हो रही है। सुई सोजन कंपनी, सेफ सिटी और दूसरे जो डेवलपमेंट के काम है, उस मद में कराची इस वक्त पूरा खुदा हुआ है। और बारिश के बाद इस वक्त धूल मिट्टी का, यानी जिस भी रोड से जाएं, खासतौर पे जो सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, हमारा मलीर है, कोरंगी है, ये सारे आपको धूल से हटे हुए मिलेंगे, गड्ढे जगह जगह आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट आउट, ये किसका काम है? ये हम हुकूमत पर यकीनन डालते हैं, डालना चाहिए मिनिस्टर, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त बिल्कुल बेलगाम हो गई है। ये मुखबरी करते हैं दोनों साइड में, अपोजिशन को भी मुखबरी करते हैं, हुकूमत को भी, और फिर हम मीडिया पर्सन को भी। आप तो वही बातें कर रहे हैं इम्तियाज साहब जो ख्वाजा आसिफ ने की हैं, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो किया सही किया, तो फिर तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इल्जामात वो लगा रहे हैं, जिस तरह से करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए। वो ठेकेदार फॉर एवर उसको बिल्कुल उसका जो लाइसेंस है कैंसिल होना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट पीछे बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट मिनट्स लिखते हैं, जो मिनट्स लिखते हैं, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट का मिनट उठा के पढ़ ले, इफ और बट के साथ लिखेगा, ताकि मुस्तकबिल में कभी वो अगर फंस रहा हो। ठीक हो गया, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। मुझे नौशाद साहब की छोटी सी बात मैं अगर ऐड कर दूं, ये अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है तो वो अपने हल्के में खड़े होके की है, सियालकोट में की है, यही है ना, ऐसा ही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सियालकोट में की है, लेकिन वो वहां उस जगह पे भी चले गए जहां एक आदमी को उन्होंने जाके बोला। नहीं, इसका मतलब है कि उनको तो खुद फिर अपना गिरेबान देखना चाहिए था ना, क्योंकि कितने अरसे से वो वहां से इलेक्ट हो रहे हैं। अगर उनकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा था, सियालकोट शहर में हो रहा था, तो फिर किसी और के ऊपर क्या इल्जाम देना। तो टेक्निकली मैं ये समझता हूं कि जो भी सूरत हाल है, एक लाइन ऐड करूंगा कि सिर्फ देखें, आपको अपनी डर्टी लेनिन जो है वो पब्लिक में नहीं वॉश करनी चाहिए।
आपको बेसिकली अगर कुछ ये भी मसला ये ना, issue है आप तो सही वो फरमा रहे हैं ज़मीर साहब। आपको अपने आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो उनके हलके में हो रहा है सियालकोट के अंदर, अगर वो खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर ज़ाहिर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बातें कर रहे हैं और दीगर जिस तरह से मंसूबों को निशाना बना रहे हैं हुकूमत के, अपनी हुकूमत के, उस पर सवालिया निशान उठ रहा है ना। मैं नौशाद साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। खैबर पख्तूनख्वा के विजिट पे भी कहा था इन्होंने, जो जमीर भाई, ये जो खैबर पख्तूनख्वा गए थे विजिट पर, जब समात वैली में मामला हुआ था, उस वक्त भी ये बात सामने आई। बड़े अरसे से वो यही ये बातें ख्वाजा- कर रहे हैं, बड़े अरसे से वो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन नौशाद साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन क्यों उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर का ही इंतखाब किया? क्यों कौमी असम्बली के फोरम पर खड़े होकर उन्होंने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की? किसके बारे में की तो सभी जानते हैं। दूसरा, जब हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो बिल्कुल खामोश हैं। पंजाब में तारीखी सैलाब है, वो मंजर आम पर नहीं आए। उन्होंने हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से ना तो उस पर इत्मीनान का इजहार किया, ना ही लाताल्लुकी का इजहार किया। तो उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो अहम बात है ब्यूरोक्रेसी, तो एक जगह मैं आपको पहले ये हाइब्रिड निज़ाम का जो बात कही थी ख्वाजा आसिफ साहब ने, ये एक्चुअली आइंदा इलेक्शन के लिए की गई थी। ये वो रास्ता है जो आज खोला गया था कि आइंदा इलेक्शन में जब वक्त आएगा तो जो इस वक्त जैसे कह लीजिए नाने हुकूमत में जो कुछ लोग जो है वो किसी खास तबके की या किसी हल्के की मर्जी से हैं, उन लोगों को क्यों शामिल किया गया और क्यों कुछ लोगों को पीछे किया गया, ये सारी बातें उस वक्त जाके खुलेंगी। तो इसका मकसद भी ये था कि अपना मलबा जो है वो किसी और के सर डाल दिया जाए कि जी हम तो बड़े मजबूर हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे तो बस हाथ बंधे हैं। ये एक पहलू है। तो सर अगर ऐसा होता तो फिर हनीफ जिसकी बात अब्बासी की साहब गई, तो ना जमीर जवाब साहब- देते ना इसका। नौशाद जमीर साहब साहब ने आज नई डेफिनेशन हाइब्रिड की दी है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग नौशाद के साहब दरमियान तक है। ये आवाज बड़ी आ रही है मेरी? होम्योपैथिक किस्म। नौशाद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आई है आवाज। नौशाद साहब, अगर ये पूरा प्लानिंग के तहत है और इसलिए कि चलें जी हम अगले इंतखाबात में कह देंगे, जैसे पार्टी से ही कोई ना कोई खड़ा कर दिया जाता है जो तनकीद करे और बाद में पार्टी के पास एक जवाब आ सके कि देखिए जी हमारे तो फलां साहब ये कहते रहे, तो फिर हनीफ अब्बासी साहब जवाब क्यों देंगे और असेंबली के कौमी असम्बली के फोरम पे क्यों देंगे? हाँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा वो बात को कंप्लीट कर लूँ। वो मामला ये है कि देखिए सियासतदान जो होते हैं ना वो बड़े तरीके से कुछ चीजें जो हैं वो कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम एक हाइब्रिड निजाम में हैं और हमारे हाथ बंधे हैं। ये अब तक की सिचुएशन है और आइंदा के लिए वो क्या करेंगे इसके बारे में मैंने कानून और मीम की बहसें करते हैं। ये बेचारे जो हमारे शिराज साहब हैं, ये इनके लाइक माइंडेड जो थे वो बहुत सा शीन और नून, शीन और नून, शीन और नून करते रहे। मामला ये है कि नून हो या शीन हो, जो वो उसके साथ मुस्लिम लीग नून जो है ना वो जुड़ा हुआ है और वो अपना मामला चलाता चला जा रहा है। वो यही तरीका, एक जो है आपने दो दोस्त हुआ करते थे, एक थप्पड़ पर रसीद करता था, दूसरा जो है ना उसको पिचकारना शुरू कर देता था। यही गुड कॉप बैड कॉप होता है। ये सिस्टम चल रहे हैं, ये मियाँ बरादरान बहुत अरसे से चला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये, आप आ जाइए आप इसकी तरफ के ब्यूरोक्रेसी देखिए बात क्या है। पहली बात तो ये कि इसके पीछे मामला ही कुछ और है ब्यूरोक्रेसी का। ये तो किसी और ताकत के साथ ब्यूरोक्रेसी का मामला है। वहां कुछ जमीनों के और कुछ और मामला थे जो नहीं हो रहे, जिसपे ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा लगना शुरू हो गया है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि फरहान साहब जो बात करते हैं कि ये जो बाबू हैं या जो इनका सिस्टम है, ये बहुत सी जगहों पे ये जो है ना अनड्यू फेवर्स भी देता है और बहुत सी जगहों पे रुकावटें भी डालता है। ये जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट में खड़े होकर, आप लोगों ने एक चीज मिस की है शायद, कि उन्होंने कहा कि इसके जो ठेकेदार हैं वो पार्लियामान के मेंबर हैं। तो ये बात समझें कि जब पार्लियामान के मेंबर हैं तो वो जो साहब इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको लूप में लिए बगैर या उनकी मर्जी के बगैर भी बहुत कुछ होता रहा है, जिसका गुस्सा अब वो निकाल रहे हैं। उन्हें मौका मिला है तो वो उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जहां तक बात रही हनीफ अब्बासी की, तो हनीफ अब्बासी साहब ने असेंबली में जो काम किया है वो ब्यूरोक्रेसी को थपकी या पिचकारने वाला काम किया है। जो मैं आपको बता रहा था कि एक रगड़ता है और दूसरा जो है उसको पिचकारता है। ये सियासत के अंदाज हैं, ये तौर तरीके हैं जिसमें एक दूसरे को थोड़ा बहुत बुरा भला कह के अपने मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक हो गया नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात कर रहे होंगे जी, जहाँ बहुत सारी खबरें आती रहती हैं वहाँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी खबरें आती हैं जो किसी न किसी तरह से खबरों में इन रहना जानते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब की। वो कोई ना कोई बयान ऐसा आए रोज़ देते रहते हैं जिससे एकदम से वो हेडलाइंस में आते हुए में दिखाई देते हैं। अभी उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से बात की है। ये बात उन्होंने ऐसे ही कह दी है या उनके इल्म में है कि कालाबाग डैम को लेकर मुल्क में कुछ होने जा रहा है? इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात करने जा रहे हैं खबरों में किसी न किसी तरह से इन रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की, जो मुमकिन नहीं है कि कुछ कहें और वो फिर हेडलाइंस न बन जाए। बहुत सारे मामलात में हमने ऐसा होता हुआ देखा है, लेकिन जी अब एक बार फिर से ऐसा हुआ है और ऐसा इसलिए हुआ है कि इस बार मुख्तलिफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का उनके लिए जो यू टर्न लेना है वो लोगों के लिए बड़ा ज़्यादा हैरत अंगेज़ साबित हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने हैरत अंगेज़ तौर पर कालाबाग डैम की हिमायत का ऐलान किया, जिसकी मुखालिफत कहीं और से नहीं उनकी अपनी पार्टी से होती रही है, अभी भी हो रही है, और हिमायत सियासी मुखालिफ मुस्लिम लीग नून से मिल रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना यह है कि अली अमीन गंडापुर की ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी या पार्टी का इस बयानिए से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ मुताज़े कालाबाग डैम ही की बात नहीं की है, उन्होंने नए सूबों और सदारती निज़ाम के लिए भी आवाज़ उठाई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान सदारती निज़ाम के हक़ में हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि एक दफ़ा सदारती इलेक्शन करा लें, इमरान खान हर जगह से जीतते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने नए सूबों के क़याम पर भी दावा किया कि वो इस बारे में इमरान खान से बात कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी ज़ाती राय में नए सूबे बनने चाहिए। ये एकदम से कालाबाग डैम, मसीद सूबे, सदारती निज़ाम की बहस छेड़ देना क्या मुस्तक़बिल करीब में किसी बड़ी तब्दीली की तैयारी का आगाज़ है? और क्या कालाबाग डैम पर इत्तेफ़ाक़ राय मुमकिन है या पुलों के नीचे से पानी बह चुका है? पूछ लेते हैं, ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो पहले उन्हीं की तरफ चलते हैं। ज़मीर हैदर साहब, ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब का अचानक कालाबाग डैम की हिमायत करना, डट जाना बेवक्त की रागनी है, या आपको लगता है कि नहीं, मुस्तक़बिल करीब में किसी बड़ी डेवलपमेंट की जाने पेशकदमी होने जा रही है, इसीलिए वो ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं? वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं कि मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलता। ये मुशर्रफ की लैंग्वेज लग रही है, पर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो एक वाहिद आदमी थे जो बड़े अरसे बाद कालाबाग डैम पे बहुत वर्क किया उन्होंने। लेकिन अल्टीमेटली वो भी सियासत का शिकार हो गए। एक रिक्वायरमेंट है, बनना चाहिए, आपको चाहिए, सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत करता है, तो आपको सिंध को बिठाना चाहिए, उसके साथ मामला तय करने चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन अब ये जी सदारती निज़ाम भी होना चाहिए, ठीक है, सूबों की तो पहले ही बात हो रही है कि जी सूबे नए बनने हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में बनने की भी हम सुन रहे हैं। लेकिन ये सदारती निज़ाम वाली कहानी जो है, तो ये मुझे लगता है कि ये अगर परवेज़ मुशर्रफ भी, अगर वो मुझे याद पड़ता है, वो भी एक उनके टेन्योर में भी इस किस्म की हमें अफवाहें सुनने को मिली थी। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ा शातिर जो है वो गेम खेल गए आसिफ जरदारी साहब, और उनके साथ उनको बड़े प्यार से उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया सारे सिस्टम से, वरना उससे पहले जो है वो एक बाकायदा कैंपेन भी चल पड़ी थी। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी राय है या फिर वो कहीं से जो है वो ले रहे हैं, ये हदायत ले रहे हैं, या उनको ख्वाब आता है कि जी होना चाहिए। लेकिन ये बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। मैं मानता हूँ, सदारती निज़ाम पे भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन इनको टैबू नहीं बना लेना चाहिए कि जी इस पर बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई, बात तो करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर आज भी हम इसमें खामोश रहेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें को हम क्या जवाब देंगे कि जनाब अगर ये इतना बड़ा डैम, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा कहा था, 95-96 की, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर था एनर्जी रिपोर्ट थी, और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था वो कालाबाग डैम पे था। ठीक हो गया, लेकिन कालाबाग डैम की जब हम बात करते हैं, ज़मीर साहब आपकी इजाज़त से मैं शराज हसनात साहब की तरफ जाना चाहूँगी। शराज साहब, अभी जैसे जिक्र किया खुद ज़ियाउल हक साहब का, ख़ासतौर पर जनरल मुशर्रफ साहब का, ज़मीर साहब ने, तो जब उन जैसे ताकतवर हुक्मरान ये डैम नहीं बना सके, तो आजकल जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? और क्या वजह है, कालाबाग डैम पर इत्तेफाक राय क्यों नहीं हो पाता, और अभी आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? कुछ इस पे सोचा जाएगा, जैसे ज़मीर साहब ने भी सजेस्ट किया? आसमा साहिबा, कालाबाग डैम अगर बन सकता था तो प्रॉब्ली जनरल मुशर्रफ के दौर में बन सकता था, जो इसको फोर्सिबली बनाने के लिए तैयार थे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी कर लिया था। मगर अपने वक्त का ताकतवर तरीन आमिर भी अगर इसको नहीं बना सका, तो उसका मतलब है कि ये कितना है माजी बन गया और इसको ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। आज भी जिस वक्त हम कालाबाग डैम के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह अली अमीन की स्टेटमेंट के ऊपर बाकायदा तौर पे पीटीआई में ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट जारी किया कि ये अली अमीन की पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट हो सकती है, पार्टी हैज नथिंग टू डू विद इट। सेम गोज, बल्कि इसको जो ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जिनका कहना है कि अली अमीन बाकायदा तौर पे एएनपी की पॉलिटिक्स को वहां पे अलाइव कर रहे हैं, क्योंकि एएनपी की पॉलिटिक्स कालाबाग डैम के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिश वे में आगे बढ़ रही थी। और अभी भी एमएल बली ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये
मरने मारने की स्टेटमेंट दी है कि कालाबाग डैम नहीं बन सकता, तो ये चीज एक फैक्ट है। दूसरी बात है कि कालाबाग डैम के ऊपर मुतदाद रिपोर्टें मौजूद हैं। कहीं पे कालाबाग डैम के हक में रिपोर्टें हैं जहां पे ये कहा जाता है कि जी इसके वक्त की जरूरत है और एक नेचुरल रिसोर्सेज है, किस तरह सिर्फ एक दो जगह पे दीवार करके हम इसको बना सकते हैं। दूसरा, जब हम आज की बात करते हैं तो मेरी नजर से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी गुजरी हैं जहां पे कहा जा रहा है कि इसका जो यूनिट है वो इसकी कॉस्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके ऊपर पंजाब में कुछ हद तक पॉलिटिकली एग्रीमेंट मौजूद है, मगर जब हम केपीके की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो वो इसके ऊपर एग्री नहीं है। खासतौर पे केपीके की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। तो मेरा ख्याल ये है कि दैट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो इस वक्त एक छेड़ के एक नया शोशा क्रिएट किया गया, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वो खबरों में रहने का एक बहाना तलाश किया गया। अदरवाइज इस वक्त कालाबाग डैम इज एक्चुअली जस्ट यू नो फेलियर। कालाबाग डैम इज जस्ट अ पास्ट। जो भी इसको छेड़ेगा वो कहीं ना कहीं किसी अपने दूसरे ओपोनेंट को, जिस तरह अली मीन की वजह से एएनपी अलाइव होगी, तो वो कालाबाग डैम के इशू पे ही होगी। सही हो गया। नौशाद साहब, ये अली अमीन गन्नापुर साहब सिर्फ कालाबाग डैम की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सदारती निज़ाम की हिमायत भी कर रहे हैं। दावा उन्होंने ये भी कर दिया है कि इमरान खान भी इसके हामी हैं। अब आपको लगता है कि बयान और राना सनाउल्लाह की जानिब से जो 10 बरस के तसलसल वाला बयान है उसमें कोई इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक आप देख रहे हैं? दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि अली अमीन गन्नापुर साहब पर तो वैसे ही इल्ज़ाम लगता है कि वो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, तो उनके इस इकदाम से, इस बयान से उनकी सियासी पोजीशन मजीद कमज़ोर और दागदार नहीं हो जाएगी अपनी पार्टी के अंदर? सर नहीं, दागदार होने वाली कौन सी बात है जी। वो इमरान खान साहब जानते नहीं कि उनके वालिद साहब जो है वो डिक्टेटर के दौर में मिनिस्टर रहे हैं, तो ये तो इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट का उनको मोहरा कहा जाता है। ये बातें तो बिल्कुल ओपन हैं, ये ओपन सीक्रेट्स हैं, इसमें अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असल में एक बड़ा मेजर मामला है केपीके के अंदर जो डिवाइड है ना, उसमें जो डीजी खान के साइड के लोग और वो जो उसके साइड के कैचमेंट के एरियाज है ना, वो लोग जो हैं वो हमेशा से कालाबाग डैम की हिमायत करते रहे हैं, क्योंकि कालाबाग डैम बनने की सूरत में उन्हें वहां एक नहर मिलेगी जो उन एरियाज के अंदर जहां से सीपैक आप गुजर रहा है वहां पे उनको फायदा देती है। तो वो ये लोग तो वो हैं जो इसके हक में रहे हैं हमेशा से। नौशहरा और जो सिंध के लोग हैं वो इसके मुखालफत करते हैं, और ये मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कालाबाग डैम जो है ना वो अब एक जिसे कहते हैं ना माजी की डिबेट है, जिसको खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ जो आज सैलाब में लोग मुतासरीन हैं या जो लोग रुल रहे हैं या हम जैसे लोग तकलीफ और दुख दर्द महसूस करते हैं, वो थोड़ी सी उनको कोई बात ऐसी मिल जाए कि वो जिससे उनको कोई सेटिस्फेक्शन हो कि वो कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कर रहे होंगे, वो कुछ ना चीजें कुछ देख रहे हैं, इससे ज्यादा अब कोई मामला नहीं। अब तो ये जो शिराज साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है जी। अब तो वो जो डिबेट है वो ये है कि क्या डैम आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, और डैम के अल्टरनेट्स क्या हैं। आपको जरूरत ही नहीं है इतनी हाई इन्वेस्टमेंट के साथ कोई डैम बनाने की, उसके अगेंस्ट आपके पास अल्टरनेट वेज मौजूद हैं जिसमें आप फिलिंग कर सकते हैं। पानी की जो पॉकेट सिंध के बेड के नीचे है, जो दरियाओं की बेड के नीचे होती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डिबेट है, यानी एग्रीकल्चर भी कवर होता है, दूसरी चीजें भी कवर होती हैं। ये जो नए सूबे वाली बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साहब की लाहौर में हम देख रहे हैं एक मीडिया चैनल के मालिक की ड्यूटी लगी हुई है, वो हर रोज यहाँ पे एक करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो वहाँ पे कहीं पे कंसोर्शियम, आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक हो रहा था सेमिनार, वो जाके वहाँ खिताब करते हैं। तो ये असल में ना ये डिबेट्स छोड़ने का मकसद ये होता है कि इस वक्त जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं इनको हम लोग आई वॉश कहा करते थे, कि ये आई वॉशेस जो होते हैं ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप करंट अफेयर्स की जो सख्त डिबेट्स हैं उससे निकलकर आप उस तरह की सॉफ्ट डिबेट्स में चले जाएं जिसके अंदर हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहें। इमरान खान सदारती निज़ाम चाहते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसके लिए वो एफर्ट भी पुट करते रहे कि सदारती निज़ाम जो है उसका कोई सिस्टम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है मां सिवाय इमरान खान की जात के, इवन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल या कुली तौर पर उसके हक में नहीं होगी सिवाय इमरान खान के, क्योंकि वो एक खास तरीके से उनको पता है कि उनके हाथ में इससे वो जो है वो नाने हुकूमत आ सकता है, तो वो कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो अब जो सिचुएशन है अब जो सिचुएशन है इसके अंदर ये तीनों डिबेट्स जो है, सदारती निजाम हो, सूबों की बात, आप सूबों की बात बड़े आसानी से कर लेते हैं। आप आज तक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट नहीं बना सके, आप डैम की बात करते हैं, आप एक नहर नहीं निकाल सके। बहुत सारे मामलात पर सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी इम्तियाज फरहान साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है इस सेगमेंट के लिए। सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी सारी तनकीद होती है कि जी उस पर जिम्मेदारी आयद होती है जब हम कालाबाग डैम के हवाले से बात करते हैं। अभी नहरों के मामले पर पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी ने क्या किया ये भी सबके सामने। एक तो ये भी समझा दीजिएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और क्यों टेबल टॉक के ज़रिए ये सारे मामलात जो हैं ये हल नहीं कर लिए जाते हैं। दूसरा JUI है, ANP है, साथ ही पीपल्स पार्टी है, जब कालाबाग डैम की तजवीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं तो क्यों ये बहस जो है इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता है, क्यों दीगर ऑप्शन पर गौर नहीं किया जाता है, जिस तरह से शराज साहब ने जिक्र किया या जिस तरह से भी नौशाद साहब फरमा रहे थे। देखें, पार्टिसिपेंट की इस बात पे बिल्कुल राय है कि ये मुतनाज़ा प्रपोजल है और जो कि उन मसलों पर डिबेट के लिए लाया जाता है जब कहीं ना कहीं कोई चीज़ फंसी होती है, अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है। तो अगर आप ये बात करें 95 की जो शराज साहब, आई थिंक शराज भाई हवाला दे रहे थे, 95 की जो रिपोर्ट थी उसमें कालाबाग डैम को बहुत फीजिबल करार दिया गया था। और लेकिन उसके बाद रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए। विंड है वो सिंध के अंदर मौजूद है और जो एक बहुत यानी कि 190-160 मेगावाट दे रहा है इस वक्त। सिंध से 3100 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर दाखिल होता है जो 7.5 से 8 रुपए यूनिट है। हमने विजिट किया था शगाई इलेक्ट्रिक का और ये जो एंग्रो थर के अंदर है 2600 मेगावाट फैसलाबाद को प्रोवाइड करते हैं वाया बिन कासिम ट्रांसमिशन जाता है। नूरी आबाद में टोटल अगर आप देखेंगे तो 3100 मेगावाट सिंध इंडेक्स करता है। हमारे पास विंड मौजूद है, हमारे पास ये कोल मौजूद है और अगर सी वेब जो है इसके ऊपर हमने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। 1100 से किलोमीटर से ज्यादा हमारे पास कोस्टल बेल्ट मौजूद है बलूचिस्तान टूवर्ड्स, अगर शाह बंदर जाएं या केटी बंदर की तरफ जाएं उसके ऊपर वेव्स के जरिए दुनिया के कई ममालिक में आ रहा है मामला, उसके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। कालाबाग डैम सबसे ज्यादा फिजिबल करार दिया जा रहा था कि वहां से हमें बिजली मिल सकती है, अदरवाइज उसके बहुत सारे उसकी मुखालफत में आर्गुमेंट्स मौजूद थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मौजूद थी और ये मुशर्रफ ने जरूर छेड़ा था। लेकिन ज़ियाउल-हक ने इसको असल में सबसे पहले ज़ियाउल-हक साहब ने इसको मामले को मार्केट में लाए और कंट्रोवर्शियल भी उन्हीं के दौर में बना उनके कुछ स्टेटमेंट्स के हवाले से, और जो कि एक डिक्टेटर करता है, जो डिक्टेटर देता है। सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की, मंजूर की 1938 में, वो 3 मरतबा इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है कालाबाग डैम के खिलाफ। और खुद इमरान खान कालाबाग डैम के खिलाफ सिंध में जब भी विजिट पर होते थे वो कालाबाग डैम के खिलाफ बात करते थे और वो भी कालाबाग डैम की बात नहीं है। सूबों की जहां तक बात है, जो अभी ये बात आई कि इस वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट किसी ने पूरी की है जो कि रिक्वायर्ड है, वो पंजाब असेंबली ने 2/3 मेजोरिटी के साथ एक नए सूबे की करारदाद मंजूर की गई है। उसके बावजूद जो अभी बात हो रही है कि अभी तक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट नहीं बन सका, वहां पे कोई काम नहीं हो सका। इसका मतलब है कि जिस तरह से, और ये नए सूबों की बात जो है, कराची में जब फील्ड मार्शल साहब, जब आर्मी चीफ थे कराची आए थे तो उनकी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात हुई थी। आपने उस मुलाकात के ऊपर हमने आपने बहुत बात भी की थी कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी और कई बिजनेसमैन जो है, टाइकून जो है, वो क्वेश्चन हो गए थे पूरे पाकिस्तान में। ठीक हो गया, बहुत सारे मामलात हैं जो बहुत दफा जेर बहस आते हैं। इम्तियाज साहब, मेरी सॉरी, टाइम सर खत्म हो गया है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात जो हैं वो जेर बहस भी आते हैं, फिर उसको लेकर हमें पेशकदमी होती हुई भी दिखाई देती है, फिर अचानक से सारे का सारा मामला जो है वो कहीं ना कहीं आकर चौपट हो जाता है। वजूहात क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन जहाँ पर भी कोई डेडलॉक पैदा होता है उसको हटाने के लिए कुछ इकदाम होते हुए या कोई मुस्बत जिसे कहें मुज़ाकरात होते हुए हमें पार्टीज़ के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। बहरहाल जी, ज़मीर हैदर साहब सर आप हमारे साथ मौजूद थे, शराज हसनात साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मुल्क में जो सैलाब की सिचुएशन है, कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है उन लोगों को जो डैम्स नहीं बनने दिए जा रहे बनने देते हैं, कभी जिम्मेदार ठहराया जाता है उन लोगों को जो नहरें नहीं निकालने देते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुतासिरीन की तादाद जो है सैलाब से वो 33 लाख के करीब पहुँच चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर हमें मुश्किलात में फंसे लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए काम करते दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात हम करेंगे मुश्किल में काम आने वालों की मुश्किलात की। केपी के बाद पंजाब अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब की लपेट में है। नाजरीन, 43 अफराद जाबहक हो चुके हैं। सतलुज, रावी, चनाब, बिपरकर बस्तियों की बस्तियां तलाश कर रहे हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रैली की इत्तला दी है। सूरत हाल मजीद परेशान कुन हो सकती है। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 3300 से जायद देहात और मजमूई तौर पर 33,63,000 से जायद लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 12,92,000 लोगों को महफूज
मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ये इतना बड़ा बहरान है नाज़रीन कि हुकूमत के लिए इससे तनहा निमटना मुमकिन नहीं है। ऐसे में खिदमत और इंसानियत पर यकीन रखने वाली NGOs और इदारे भी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। उनकी खिदमत देखकर दिल से दुआएं निकलती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी अल खिदमत के नायब सदर मुश्ताक मांगट साहब और मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी तर्जुमान ताबिश कयूम साहब। हम उनसे जानेंगे कि मुतासर इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है और ख़ुद इन लोगों को जो दूसरों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना है। ताबिश कयूम साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। ताबिश, पहले तो ये मुझे बताइएगा कि KP के बाद ज़ाहिर है कि पंजाब को एक बहुत बड़े अफ्ताद का, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं कि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरे आब हैं, जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हों, कुछ मवेशी मौजूद हों। आप लोग क्या कुछ यहाँ पर कर रहे हैं और अभी आप एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं? जी, अभी आप शायद मुझे दिखा सकें बैकग्राउंड में हम इस वक्त एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं और साथ हमारा बोट रिलीफ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं चीचा वतनी के अंदर। ये एक गांव है और यहाँ पे तकरीबन 185 गांव हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और आज पिछले 24 घंटों में हमने कसूर का विजिट किया। कसूर के बाद हम गए खाने भावल नगर के बाद पूरे वाला, और इसी तरह हमने ये सारा इलाका जितना भी देखा है उसमें ता हद्दे निगाह जो है पानी ही पानी है। तकरीबन कोई 600-700 गांव हैं इन इलाकों में, ऐसे भी ज़्यादा होंगे जो ज़ेरे आब हैं। बहुत सारे जानवर जो हैं वो यहाँ पे लोगों के भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे साइलेज नहीं है, चारा नहीं है, फसलों की फसलें जिस तरह आप बता रही हैं हज़ारों लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। चीचा वतनी के अंदर मैं यहाँ पे मौजूद है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस बोट में मौजूद हूँ, इस बोट से हमने तकरीबन कोई 1600 लोगों को रेस्क्यू किया है। यहाँ पे कोई 350 जानवरों को निकाला है हमने। और ये तकरीबन 25 अजला में पंजाब के हमारा ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें कोई 3 दर्जन से ज़्यादा बोट्स हैं हमारी, और जिसमें हम फौरी तौर पे कोशिश ये करते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करें। बहुत से लोग हैं जो बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपने माल मवेशी, अपना मालो मता नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे लोगों को फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह कन्विंस भी करें, और अगर वो फिर भी ना माने तो कम से कम उनको दिन में 1-2 दफा जाके खाना और पानी पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। अभी भी हम बोट में दवाइयाँ रख के लेकर आए। हाँ जी, मैं बिल्कुल देख सकती हूँ आपकी टीम के बाकी लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। बड़े आप लोग मुतहरक हैं और बड़ा हमें काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से कर रहे हैं, ये मैं आपसे दोबारा आपकी तरफ आऊँगी तो पूछती हूँ। मुश्ताक मांगट साहब की तरफ जाते हैं। मुश्ताक मांगट साहब, बहुत सारे फुटेजेस हमने देखे जिसमें अल खिदमत के लोग जो हैं यूनिफॉर्म पहने हुए, अपने अपने रेस्क्यू किट्स पहने हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस सिलसिले में आप किन किन इलाकों में पहुँचे? अभी आपकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं ज़्यादा बड़ी तादाद में कहाँ पर मौजूद हैं? पंजाब में हैं या आप लोग अभी सिंध का रुख कर रहे हैं, अपनी टीम्स को वहाँ पर भेज रहे हैं? और इन सारी चीज़ों के दौरान आपको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स थे, यहाँ हुकूमत हमें सपोर्ट दे सकती थी, मदद दे सकती थी, नहीं दी गई? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ करूँ कि हमारा एक मुकम्मल डिपार्टमेंट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, और हमारा क्योंकि नेटवर्क बहुत वसी है, 150 मुख्तलिफ कस्बात में डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में हमारे दफातर हैं। हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर रिस्पॉन्स सेंटर भी बनाए हुए थे। इस वजह से हमें तो जहाँ भी कोई ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर पहले से लोग हमारे मौजूद होते हैं। इस वजह से आप समझे कि भी जैसे जैसे इतला मिलती है रावी की, जनाब की, जेलम की, सिंध की, तो जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ पर मकामी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कदर हैं। इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे 12,000 जो वॉलंटियर्स हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर उसके अलावा एम्बुलेंसेस का 300 से बड़ा बेड़ा, और उसके बाद मेडिकल वैन्स और कश्तियाँ कुछ हमारी हैं, कुछ हम किराए पे लेते हैं, और कई हज़ार टेंट और कई जो दर्जनों के हिसाब से हमने टेंट विलेज जो है ना वो बनाए हैं। तो ये एक सिलसिला तो उसी वक्त से जारी हो जाता है। सच्ची बात यह है कि ये इस कदर तेज़ी से काम हो रहा है, 24/7 सब लोग काम कर रहे हैं। तो पूरा डेटा इकट्ठा करना कि अभी तक कितने लोग हो गया, कितना, ये सब एक अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो कही जा रही हैं कि ये 33 लाख लोग मुतासर हुए हैं। मैं आपको खुद मुतसरीन में से हूँ और हमारी अपनी ज़मीन भी सैलाब में आई है रावी के। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं उस इलाके में रहने के बावजूद भी ये नहीं बता सकता कि कितने लोग जो हैं मुतासर हुए हैं, कितने जानवर जो हैं वो इसमें अभी यानी तखमीना नहीं लगाया जा सकता है। और अभी भी सिचुएशन जो है वो इसी तरह की है, लोग अभी भी आपको फंसे हुए, जानवर जो हैं फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, फसलें तो खैर तबाह हुई हैं।
बात दुरुस्त है जी। असल में एक और बड़ा फिनोमिना पानी का जो है ना, जब ये आता है तो 100 की स्पीड से आता है, जब जाता है तो ये 5 किलोमीटर की स्पीड से सो जाता जाता है है। बहुत। अब जो पानी रुका हुआ है ना जी, ये हफ्तों वापस नहीं जाएगा। हाँ। और इस पूरे हफ्ते के दौरान में ना वो फसल को दोबारा देख सकते हैं, ना जानवर वहां पे ले जा सकते हैं, ना अपने घरों की हिफाजत कर सकते हैं। उल्टा बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने सैकड़ों मेडिकल कैंप भी शुरू किए हैं, डॉक्टरों की तालीम भी है, टेंट जो विलेज है वहाँ बनाए हैं, वहाँ बच्चों को एंगेज करने के लिए छोटे मोटे ठीक। स्कूल्स भी उनके कायम कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमसे हो सकता है हम काम कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जितना बड़ा ये डिजास्टर है और उस जितनी बड़ी जरूरत है और जितना ये मुश्किल काम है, एक आदमी है उसने कहा है कि मैंने अपने घर नहीं छोड़ना क्योंकि मेरे घर में कीमती सामान है, और उसके बाद पानी आ गया। अब पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है, और जब वो कश्ती पे जाएंगे तो वहां पे कितनी दूर जाना है, फिर भी वो जिद करता है, तो फिर उसके लिए आपको 2-2 3-3 वक्त का खाना उसको पहुंचाना है, फिर किसी को मेडिकल की जरूरत है। तो इससे ह्यूज इम्पैक्ट है मेरे और और इसके आपके। लिए जाहिर है कि कोई एक तंजीम या कोई एक सियासी पार्टी जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए तमाम लोगों को आगे आना होगा। मैं आपकी इजाज़त से ताबिश साहब के पास वापस जाऊंगी। ताबिश कयूम साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपको जिस तरह से पंजाब तारीख का बदतरीन सैलाब देख रहे हैं कि घिरा हुआ हमें दिखाई देता है पूरे का पूरा पंजाब तकरीबन, लेकिन क्या जिस तरह से लोगों को आगे बढ़कर ताउन करना चाहिए है वैसा जज्बा आप लोगों के अंदर देख रहे हैं? लोग मदद कर रहे हैं? ख़ास तौर पर आप मरकज़ी मुस्लिम लीग के चूँकि मरकज़ी तर्जुमान हैं, तो आप बताइएगा कि आम लोग जो हैं जो साहिब हैसियत हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़कर? देखें, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हमारी कौम की ये ख़ासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो लोग खुले दिल से लोगों की मदद भी करते हैं। जब ये बुनेर का और ये मिंगोरा का ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक़्त हमारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वहाँ पे जाके उनके साथ मिलके उनके बाज़ारों में से, उनके घरों में से मलबा निकाल रहे थे। और पीछे जब पंजाब में सैलाब आया तो उनके अपने घर जो हैं वो डूब गए, अपनी ज़मीनें, अपने माल मवेशी, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी काम पॉसिबल है, हमने तो सबको ये कॉल दी है कि इस वक़्त कोई भी घर पे ना बैठे, कोई शख्स अगर उसके पास माल नहीं है, तो वो कम से कम फ़िज़िकली आके यहाँ पे ताउन करे, अपना वक़्त दे, यहाँ पे लोगों की आके हेल्प करे, क्योंकि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है जिससे पहले अल-खिदमत के जो हमारे साथी हैं वो बता रहे थे, और बिल्कुल ये बहुत बड़ा काम अल-खिदमत 1122 भी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसके इम्पैक्ट के लिए मीडिया भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी शायद हमारे लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और इस मैसेज के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डिज़ास्टर आप जितना समझ रहे हैं स्क्रीन्स पे देख के, उससे मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर लें, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है। अच्छा। आज हमने जब ड्रोन की फुटेजेस ली हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर्स के ऊपर पानी मौजूद है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग बेचारे किस तकलीफ़ के अंदर मौजूद हैं। तो इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, जो हमारे नौजवान हैं ख़ास तौर पे, उनको चाहिए कि वो वॉलंटियर करें, खिदमत के साथ करें, मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ करें, हुकूमत के साथ करें, जैसे मर्ज़ी करें, अपना वक़्त यहाँ पे आके लगाएँ और हेल्प करें लोगों की आके, बहुत उनको ज़रूरी है। रेस्क्यू करें, खाना पकाने में ताउन करें। जी। बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि आप ऐसी-ऐसी जगहों पर भी पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अभी हमें मुश्ताक मांगड़ साहब पहुंचाए थे कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ कश्तियों के ज़रिए भी पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मैं मुश्ताक मांगड़ साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपने कैंप्स का जिक्र किया था। बहुत सारे कैंप्स जो हैं हमने हुकूमत की तरफ से भी सुना कि वो लगाए गए हैं, लेकिन मैं आपके हवाले से जानना चाहूँगी कि कितने तकरीबन लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, कितने कैंप्स आपके पास मौजूद हैं, और कितने कैंप्स के अंदर लोग मौजूद हैं? बहुत सारी जगहों पर ये शिकायत आई थी कि कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन कैंप्स में जब ऊपर से बारिश बरसती है तो कैंप्स के अंदर भी पानी भर जाता है। क्या ये सिचुएशन है आपके साथ भी? पहली बात तो ये है जी कि मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहूँगा कि मैंने पहली मर्तबा हुकूमत के अदारों को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक देखा है। अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें पुलिस भी है, फ़ौज भी है, 122 भी है, ठीक। मकामी इंतज़ामिया भी है। मैं सच्ची बात ये है कि उनका बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ कि वो बहुत एक्टिव थे और प्रोएक्टिव थे, क्योंकि ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। सही। इस वजह से ये तो मिलजुल कर ही काम हो रहा है। दूसरा ये जी कि भी आप ये सोच लेना कि भी एक आदमी अपने घर से उठाकर हम उनके 6-7 लोगों को उठाते हैं, उठाकर हमने एक टेंट में बिठाया गया। अब टेंट में कितनी जगह है और कितना वो कंफर्टेबल हो सकता है, घर की तरफ से तो वो नहीं हो सकता। ना घर का सारा सामान वहाँ पर आ सकता है। वहाँ पर लोग आते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर अपने अजीज़ों व अकारब के यहाँ पनाह ली हुई है। लेकिन जो कैंपों में भी आते हैं, तो उसकी जितनी खिदमत कोई कर सकता है, सरकारी हो या मरकज़ी मुस्लिम लीग हो या हम हो, हम ठीक है। कर रहे हैं।
लेकिन ये हकीकत है कि भी वो वैसा माहौल नहीं हो सकता। ऊपर से फिर ये पिछले 5 दिन से मुसलसल लाहौर में बारिशें हो रही हैं। अब जो ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे पानी है और खाने पीने की चीज़ों की, ट्रांसपोर्ट की, इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये एक मुश्किल काम तो मेडिसिन है। अभी वगैरह तक है जो आपके पास, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे वबाई अमराज भी फूट रहे हैं, मजीद भी फूटेंगे। ज़ाहिर है कि पानी, आपने जैसे खुद फरमाया कि आता बहुत तेज़ी से है, निकलता बहुत देर से है, तो उसमें जितनी देर ये पानी रुकता है उतनी देर ये बीमारियाँ फैलाता चला जाता है, ख़ासतौर पर बच्चों में, ख़वातीन में, हामिला ख़वातीन में। तो आपके पास मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है? आपने कोई कैंप्स वगैरह लगाए हैं सर? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 230 मेडिकल कैंप अब तक कर चुके अच्छा, हैं 2/3। और उसके अलावा हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है पीमा, वो हमारे साथ एंगेज है। हमारा अपना अलखिदमत हेड ऑफिस में पूरा हेल्थ फाउंडेशन है। सही हो गया। हमारे 100 से ज़्यादा जो है ना वो मेडिकल सेंटर्स हैं। इस वक्त सब लोगों का एक ही मकसद है कि जो भी सैलाब से मुतासरा है उसको जो भी चीज़ हम दे सकें, शेल्टर दे सकें। देखिए, प्राइमरीली तो जो 3 चीज़ें ही हैं। ठीक हो इमीडिएट गया। तो रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू हो रहा है, फिर उसके बाद रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन का मामला अब तो बाद में आएगा। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू अभी भी जारी है। मैं नहीं समझता कि मुकम्मल हो गया, लेकिन रिलीफ भी एज सच उसके साथ ठीक है, साथ रेस्क्यू जारी है। ऑपरेशन ज़ाहिर है कि अभी भी आप बता रहे थे कि पानी जब बहुत सारी जगहों पर खड़ा है, बहुत सारे लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चाहे इंसानों के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए हो। मैं आपकी तरफ आऊँगी ताबिश साहब, बताइएगा कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास कितने मुतासरीन मेहमान हैं और इस वक्त कितने रिलीफ वर्कर्स जो हैं ये आपके लिए काम कर रहे हैं? वॉलंटियर्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ। दूसरा ये कि आप लोग स्वात में, अभी तो खैर आप चीचा वतनी में है, खानेवाल में है, लेकिन स्वात में आप लोगों की टीम्स जो है हमें बड़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दी, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन रही और अभी क्या इत्तलात हैं, कुछ शेयर कर सकेंगे आप ताबिश साहब? जी, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे अभी हम ऑपरेशन में हैं तो हमारे पास बोट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेडिसिन मौजूद है। अच्छा। ये जल्दी अमराज हों, आँखों के मर्ज़ हों और इसी तरह डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, फर्स्ट एड की कोई इंजरी किसी को हो जाती है। अभी एक साहब आए, उनके घुटने में चोट लगी हुई थी। तो फौरी तौर पे ये चीज़ें हम साथ ही रखते हैं खाने के कि इमीडिएटली उनको तो ले जाना ना पड़े, आपके फौरी पास तौर पे ताबिश साहब हमारा क्या कोई डॉक्टर्स की टीम भी है? जिस तरह से अभी सर मुझे बता रहे थे मुश्ताक जी, साहब के, बिल्कुल। इनके पास तो कैंप्स है, हमारे पास खासतौर पर जो हामला पैरामेडिक्स भी हैं, ख्वातीन है उनके लिए भी कोई है इंतजाम आपके पास? जी, पैरामेडिक्स भी हमारे पास होते हैं, साथ बोट में जाते हैं। बाहर भी हमारा मेडिकल कैंप, हर जगह जो रिलीफ पॉइंट होता है वहाँ पे मेडिकल कैंप भी मौजूद होता है, इसी तरह डॉक्टर्स भी होते हैं। और अगर कोई सीवियर केस हो, हामला ख़वातीन वगैरह का हो, तो हम फौरी तौर पे उनको इवैक्यूएट करते हैं ताकि उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। आपने बात की थी कि ओवरऑल हमारा इस वक्त तकरीबन, मैंने आपको बताया कि पंजाब में कोई 30 से ज़्यादा अज़ला हैं जहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमारे जो हैं ये रिलीफ के, रेस्क्यू के सेंटर्स मौजूद हैं, बोट्स मौजूद हैं। इसी तरह जब हम सवात में हमने स्टार्ट किया था तो मिंगोरा में हमने जाके देखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि 15,000 से ज़्यादा मकानात थे जिनके अंदर 10-10 फीट मलबा और मिट्टी आ चुकी थी। तो वो उनके साथ हमने अपने रज़ाकारों को लगाया, पतली-पतली गलियाँ थी स्लम से, तो उनके अंदर वो मिट्टी निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कोई बड़ी बहुत है, मशीनरी नहीं जा सकती डेफिनेटली। थी। तो ट्रॉलीज़ के साथ, बेलचों के साथ उनके साथ लग के किया, पानी के जितने कुएँ थे, बोरिंग की, उनके अंदर मिट्टी भर चुकी थी, तो वहाँ पे वाटर टैंकर्स हमने शुरू किए, मच्छरदानियाँ देना शुरू की और इसी तरह वहाँ पे खाना भी जा रहा था लोगों को। लोगों के तो लिए ये आर्जी सारी चीज़ें वॉशरूम्स इस वगैरह का वक़्त भी इंतजाम है, क्योंकि ख्वातीन के लिए ज़ाहिर है कि जी। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल इसी तरह लाहौर में जो थीम पार्क है और ये सारा इलाका जो ज़ेरे आब आया, तो यहाँ पे जी, मुझे जी। याद है कि बिजली की वायर्स के साथ हमारी बोट्स चल रही थी जब यहाँ पे पीक पे था और 3 दिन बारिश होती रही। तो तकरीबन इस वक्त 350 फैमिलीज़ हैं लाहौर में, वोलनवाल में, जो टेंट विलेज बना हुआ है जहाँ पे हमारे ठीक हो गया। क्या कहते हैं, I'm really बहुत सॉरी ताबिश कयूम काम कर रही साहब, है। डिटेल तो यकीनन आपके पास बहुत है, काम भी आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, बट बदकिस्मती से हमारे पास टाइम इतना ही था। अब आज आपसे इतनी बात कर सकेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आने वाले शोज़ में हम आपको ज़हमत देते रहेंगे और डिटेल्स लेते रहेंगे जिस तरह से आप रेस्क्यू वर्क और सारा ये चीज़ें कर रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, सर आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जाते जाते आप कुछ बात करेंगे समंदर पार उन पाकिस्तानियों की जो खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर भी कहते हैं और फिर अपनी हरकतों से पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी बनते हैं। अफसोस तब होता है जब सियासी तौर पर मुतहरिक ऐसे अफराद के खिलाफ उनकी सियासी जमातें भी खामोश रहकर उनको शह देती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमरीकी रियासत मिशिगन में पीटीआई के एक सरगर्म सपोर्टर असद मलिक पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद हुआ है। असद मलिक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कंपनी इवेंट के दौरान स्टर्लिंग नामी खातून मुलाजमा को जिनसी तौर पर हरासा किया, जिसके बाद ये मामला अदालत में जा पहुंचा और अब अमरीकी अखबारात में जगहसाई का सबब बन रहा है। असद मलिक पीटीआई के उन डाई हार्ट सपोर्टर्स में से हैं जो पार्टी के एटीएम कहलाते हैं।
शायद यही वजह है कि इस घिनौने इल्ज़ाम के बावजूद पीटीआई ने मुल्जिम असद मलिक से फासले पैदा नहीं किए। किसी भी शख्स का किसी से भी ताल्लुक एक ज़ाती नौइयत का मामला होता है नाज़रीन, लेकिन जब ये बात समाजी, मौशरती, सियासी या किसी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक की हो तो ज़ात से बालातर होकर सोचना और फैसला करना होता है। पीटीआई को इस स्पिरिट के साथ फैसला करना चाहिए था कि मामला समंदर पार ही का सही, लेकिन पाकिस्तान का मामला भी तो है ना नाज़रीन। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल फिर मिल देंगे आपसे। ख्याल रखिए अपना।